अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड विद फायजा के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायजा बुखारी। व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के इलाके रायवन रोड में और आज हम आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से करवाने जा रहे हैं उनका ताल्लुक पंजाब पुलिस से रह चुका है। पंजाब इंटेलिजेंस ब्यूरो के जॉइंट डायरेक्टर जनरल के तौर पर भी काम कर चुके हैं और अगर हम उनकी बात करें तो उनका शुमार पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर्स में इंतहाई प्रोफेशनल और कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स में किया जाता है। जी हाँ, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं फॉर्मर आईजी शौकत जावेद साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक सर, सबसे पहले आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया आपका कि आप पूरा ग्रुप यहाँ पे आया मुझे इंटरव्यू करने के लिए एंड आई एम रियली प्लीज्ड। थैंक यू सर। अच्छा सर, हम क्यों ना स्टार्ट इस प्रोग्राम का आपके बचपन से करें। आप मुझे बताएं कि किस शहर से आपका ताल्लुक है, क्या यादें हैं आपके बचपन की? देखें, हमारे जो आबाओ अजदाद थे वो कोई 20वीं सदी के अवाइल में जलंधर से, जो अब ईस्ट पंजाब में है, वहाँ से उन्होंने माइग्रेट किया लायलपुर में, और लायलपुर का अब नाम है फैसलाबाद, और उसकी भी एक ऐसी तहसील में जिसका नाम टोबा टेक सिंह है। तो वहाँ वो आगे को 1905-10 की बात होगी, लेकिन हमारे कुछ लोग वहीं पे, रिश्तेदार वहीं पे रह गए, कुछ हमारी लैंड भी थी वहाँ पे। तो जब पार्टीशन हुई तो फिर सारा कुछ जब बंटवारा हो गया तो मेरे दादा के हिस्से में 4 एकड़ आए जो हम वहाँ छोड़ के आए थे, तो वो भी हमें वहाँ मिल गए। तो इस तरह से ये कहा जाए कि हम लोग हैं तो पंजाब के ही, लेकिन माइग्रेट किया जलंधर से इस अपने पंजाब में और आके टोबा टेक सिंह में सेटल हुए। मेरे वालिद जो थे वो, उन्होंने एक मरूसीपुर हाई स्कूल है, वहाँ पे बहुत मशहूर स्कूल है टोबा टेक सिंह में। किसी ज़माने में पंजाब का जो बोर्ड था, सेकेंडरी बोर्ड, वो उसके बेहतरीन स्कूलों में से एक स्कूल था। अच्छा। और वहाँ से उन्होंने मैट्रिक किया और उसके बाद उन्होंने पहले एक डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में जॉब की और फिर वो डायरेक्ट असिस्टेंट भर्ती हो गए SNGAD में, सिविल सेक्रेटरीट में। जब वो सिविल सेक्रेटरीट में आ गए उस वक़्त पार्टीशन के फ़ौरन बाद ही उनकी शादी हुई और चुबुर्जी क्वार्टर्स, जिसको चुबुर्जी गार्डन्स एस्टेट भी कहते हैं, वहाँ उनको एक मकान अलाट हो गया। वही मेरी पैदाइश हुई। लाहौर के? लाहौर के। तो मैं उस हिसाब से, मेरे एंसेस्टर्स जलंधर के हैं, मेरे एंसेस्टर्स टोबा टेक सिंह के हैं, पर मैं लाहौरी हूँ। आप लाहौरी हैं। तो सर, फिर लाहौर को तो बागों का शहर कहा जाता है। जी, लाहौर में एक स्कूल है जो लोअर माल पे वाक़या है, उसका नाम है सेंट्रल मॉडल हाई स्कूल। सो मैंने वहाँ, मुझे दाखिल करवा दिया गया और मैंने वहीं से मैट्रिक किया। और हुस्न इत्तेफाक देखिए कि आजकल मैं उसी स्कूल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन। अरे वाह, माशाल्लाह। और मुझे बहुत खुशी होती है जब हम रीपे करते हैं अपने स्कूल को। गो के तालीमी निज़ाम बहुत बदल चुका है, बहुत तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। जो स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी अब उस स्कूल में आती है, एक वक्त में जब हम पढ़ते थे तो ये बोर्डिंग स्कूल था। और पूरे पाकिस्तान से कराची तक के स्टूडेंट्स इसमें आते थे और यहाँ आके रहते थे। लेकिन अब ये लोकलाइज्ड स्कूल हो गया है उस इर्द गिर्द की लोकेलिटी के लिए। उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो सारा सिस्टम चेंज हो गया जो तालीम का, और दूसरी वजह यह है कि अब हमने तालीम को मुख्तलिफ तबकों में चेंज कर दिया है। एक O लेवल स्ट्रीम है, A लेवल स्ट्रीम है, फिर इंग्लिश मीडियम स्ट्रीम है, फिर पब्लिक स्कूल सिस्टम है। तो ये चूँकि पब्लिक स्कूल सिस्टम की एक शाख है, तो इसलिए वो स्कूल अभी तक मैट्रिक स्ट्रीम को फॉलो कर रहा है। तो सर, जब आपने कहा कि उस वक्त वो बोर्डिंग स्कूल था, तो तब तो उसका तालीमी निज़ाम बहुत अच्छा होता, बहुत अच्छा था। वहीं से मुझे याद है कि हम 160 के करीब लड़के थे जिन्होंने 1964 में मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया। आप लोग तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। और उनमें से 142 ऐसे थे जिन्होंने टैलेंट स्कॉलरशिप लिया। और सेकंड डिवीज़न या थर्ड डिवीज़न सिर्फ उसकी आती थी जो कोई बीमार हो जाता था। और वहाँ से निकलने का मकसद ये था कि उन लड़कों ने या तो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में जाना है या FC कॉलेज में जाना है, तो इसके अलावा कोई तीसरी जगह नहीं होती, नहीं कोई बचती थी उनके पास। तो सर, इसका मतलब ये हुआ कि एक तो बच्चे उस वक्त के बहुत अच्छे थे, और लेकिन जो टीचर्स थे उनका पढ़ाने का तरीका भी वो टीचर्स, मेरे ख्याल में जो टीचरों ने इम्पेक्ट छोड़ा हमारी
पर्सनैलिटी पे वो इम्पेक्ट इतना शदीद है कि हमारे शायद वालिदैन ने भी वो इम्पेक्ट नहीं हम पे छोड़ा। उनके नाम हमें अभी तक याद हैं और बहुत इज़्ज़त के साथ हम उनका नाम लेते हैं। उनमें से कई बाहियात हैं और जब कभी मिलते हैं तो उनके सही मायनों में उनके घुटनों को हाथ लगाने को दिल करता है। उन्होंने मारा भी हमें, उन्होंने प्यार भी किया, उन्होंने सिखाया भी और बहुत कुछ बताया। मार भी पड़ती थी आपको? मार पड़ती थी स्कूल में, लेकिन ये मार वो बहुत हैवी किस्म की नहीं, ये होता था कि वो चौक को पकड़ के उन्होंने मारा और सीधा सर में जाके लगा। अच्छा, ये तो कुछ भी नहीं। इस टाइप की मार होती थी। लेकिन वो उनका दबदबा। सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, लेकिन सर मैंने बहुत सारे और लोगों को इंटरव्यू किया तो वो कहते थे कि उस वक्त में मौला बख्श का बहुत इस्तेमाल किया जाता था। होता था, हमारे भी स्कूल में होता था। वो डराते थे टीचर्स के आपको हेडमास्टर साहब के पास ले जाएंगे। अच्छा। जीएन भट्ट होते थे, बहुत मशहूर हेडमास्टर गुजरे हैं वहाँ के। और तो उनका डरावा होता था, लेके वो कभी नहीं गए थे हमें। कितने अच्छे और टीचर थे। हाँ, लेकिन अगर कभी कभार को बच्चा चला जाता था तो फिर उसको हाथों पे बैत पड़ते थे। सर वैसे आप शरारती भी थे या नहीं? मैं थोड़ा सा खामोश तबा था स्कूल के दिनों में। अच्छा। जो शायद मैंने कसर अपनी जाके फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में निकाल दी। लेकिन स्कूल में मैं थोड़ा सा खामोश तबा था। अच्छा सर, फिर वो कसर किस तरह से निकाली कॉलेज और यूनिवर्सिटी में? वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में चले गए, वहाँ से ग्रेजुएशन किया, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में चले गए, वहाँ से एमए इकोनॉमिक्स कर रहे थे तो मैंने अप्लाई कर दिया पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के लिए। सर शुरू से शौक था कि पुलिस में जाना है? नो, देखिए मैं आपको बताऊं, एफएससी शुरू की, मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बताऊं, एफएससी में वालिदैन ने प्री मेडिकल रखवाया कि बच्चा डॉक्टर बनेगा, बच्चा डॉक्टर बनेगा। चंद नंबरों से मेडिकल में डॉक्टरी वो दाखिला मिलने से रह गए और मैं समझता हूँ अच्छा ही हुआ। हाँ जी। वो उससे रह गए तो मेरे वालिद ने कहा मुझे कि अब आप उस चिड़िया के बच्चे की तरह हो जो घोंसले से गिर जाता है और फिर वो अपना रास्ता खुद बनाता है। मैं आपके लिए फीस का चेक काट के दे दूंगा, लेकिन अब ज़िंदगी में रास्ता आपने खुद बनाना है। तो वो फिर मैंने खुद ही पहले बीए कर लिया, बीए करने के बाद मैंने मास्टर्स में दाखिला ले लिया। उस वक़्त ये मैं कहूँ कि मैं किसी जज्बे से सरशार था या कुछ था, ऐसी नहीं बात थी। बात ये थी कि कोई बाइज़्ज़त नौकरी मिलनी चाहिए। अच्छा। हाँ, और बाइज़्ज़त नौकरी मिले जहाँ कोई रख रखाव हो, अच्छा हो, गुज़र-औक़ात अच्छी हो जाए। उस वक्त हमारा जो पुलिस की जो रेपुटेशन थी वो अच्छी थी। हमने तो सिविल सर्विसेज के लिए किया था, लेकिन वैसे उस साल में गवर्नमेंट ने पुलिस सर्विस को सिविल सर्विस के बड़े एग्ज़ाम से अलहदा कर दिया था। ये स्कीम 2 साल चली। अच्छा। तो मैंने उसमें एग्ज़ाम दे दिया और उसमें मेरी सिलेक्शन हो गई। तो सिलेक्शन होने के बाद उन्होंने कहा ये तमाम लोग गवर्नमेंट के ख़र्च पे ग्रेजुएशन करेंगे, तो हमने वो भी कर लिया। उसके बाद एक फ़ाइनल एग्ज़ाम हो गया। फ़ाइनल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। हम लोग कोई 10 थे और उनमें से 5 या 6 ने सिलेक्ट होना था फाइनली। तो रिज़ल्ट नहीं आ रहा था और इतनी देर में पाकिस्तान आर्मी का एक इश्तहार आया कमीशन ऑफिसर के लिए। तो जिस तरह से एक नौजवान होता है नौकरी की तलाश में, उसमें भी अप्लाई कर दिया। वहाँ से वो आईएसएस भी कोहाट में होता था। अच्छा। तो वहाँ जल्दी जल्दी वो सारे मेडिकल हुआ, पहले रिटन टेस्ट हुआ, फिर वो आईएसएस भी हो गया। उधर से रिज़ल्ट आ गया कि आप सिलेक्ट हो गए। अब मैंने लिखा पब्लिक सर्विस कमीशन को कि मेरा रिज़ल्ट अनाउंस कीजिए, मेरी पहली प्रेफरेंस जो है वो पुलिस सर्विस है। अच्छा, और मैं उधर जाना चाहूँगा। तो उन्होंने कहा कि ईस्ट पाकिस्तान के, ये सन 71 की बात है। तो उन्होंने कहा कि ईस्ट पाकिस्तान के कैंडिडेट्स का इंटरव्यू नहीं हो सका, तो हम पीस मील रिज़ल्ट नहीं बता सकते आपको। चुनांचे मैंने एक और चिट्ठी लिख दी कि मुझे फिर आर्मी की तरफ से ऑफ़र है, मैं आर्मी में जा रहा हूँ हाँ। और अगर मेरी सिलेक्शन हो गई फ़ाइनल तो फिर आपने मुझे छुड़वाना होगा वहाँ से। ये शर्त रख दी। हाँ, ये लिख के तो मैं चला गया। अब हमारा वो 1 साल का कोर्स होता है, ग्रेजुएट कोर्स। मैंने वो किया और 71 का नवंबर आ गया। तो पासिंग आउट थी हमारी 13 तारीख को फिक्स हुई नवंबर की 71 में। और उस पासिंग आउट से कोई 15 दिन पहले मेरे घर में एक चिट्ठी आई। ये वो ज़माना था जब मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे, लैंडलाइन के लिए भी बहुत सिफारिशें चाहिए होती थी।
अच्छा। और लैंडलाइन भी आराम से नहीं मिलती थी, कई कई साल लगते थे उसको लेने में। तो वो एक चिट्ठी आई कि जी हमारी सिलेक्शन हो गई है पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में। तो मेरे पेरेंट्स ने कहा कि अब तुम रिज़ाइन करो और आ जाओ। तो मैंने कहा जी 15 दिन रह गए हैं पासिंग आउट होने में, तो मैं पास आउट होऊंगा तो कमीशन ऑफिसर कहलाऊंगा। हाँ। और फिर वहाँ से मैं इधर आऊँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 10-15 दिन। प्रोटोकॉल भी होगा। हाँ। तो वो मेरी बहनें, 4 बहनें थी मेरी, मुझसे छोटी थी सारी, वो और मेरे वालिदैन वो आए, उन्होंने पासिंग आउट परेड देखी, फिर मैं उनके साथ वापस आया। वहाँ से मुझे पता चला कि मेरी पोस्टिंग अब बांग्लादेश, उस वक़्त की ईस्ट पाकिस्तान में हो गई। अच्छा। तो इन्होंने कहा कि अब वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से अब रेजिग्नेशन भेज दो। मैंने कहा जी ये तो फिर बुज़दिली होगी कि डर गया, तो मैं अपने नाम के साथ ये लेबल नहीं लगवाना चाहता। मैं वहाँ जाऊँगा ज़रूर, और जाके मैं वहाँ से थ्रू प्रॉपर चैनल अपना रेजिग्नेशन भेज दूँगा। बिल्कुल ठीक। जब मैं 21 नवंबर को मैंने ढाका में लैंड किया एज ए कमीशन ऑफिसर, सेकंड लेफ्टिनेंट शौकत जावेद ने, तो मुझे पता चला कि आई एम राइट इन द थिक ऑफ द बैटल, हम तो लड़ाई के अंदर हैं। और वो दिन और 16 दिसंबर जितना भी टाइम बनता है, उस दिन तक एक दिन भी होश नहीं आया कि कहाँ पे। हम बहुत ही सख्त किस्म की लड़ाई में थे, पहले जसोर में थे, फिर खुलना में थे, खुलना में ही फिर ये वॉर ख़त्म हो गई, फिर हम प्रिजनर ऑफ वॉर बन गए। फिर प्रिजनर ऑफ वॉर बनने के बाद हम इंडिया के एक शहर फतेहगढ़ में हमारा कैंप था, वहाँ हम जंगी कैदी बन गए। और मेरे वालिद ने इस दौरान में 1-2 चिट्ठियाँ लिखी कि जी उसका कुछ करें, तो उन्होंने कहा जब वो वापस आएगा तो फिर फैसला करेंगे। जब हम वापस आए तो दोबारा टेकअप किया, वो निकलते निकलते को 1.5 साल और लग गया और मैं कैप्टन बन गया। अच्छा। अब ये ऐसा एक मौका था कि मेरा दिल करता भी था फ़ौज को छोड़ के सिविल सर्विसेज में आने को, और नहीं भी करता था। मैं बहुत ही गोमगो के आलम में था। आर्मी बहुत मोटिवेट कर देती है कैडेट्स को, मैं यही कहने वाली थी। और फिर आपने जंग भी लड़ी, फिर ऐसी जंग लड़ी कि जो शायद आज के जर्नलों ने भी ना उस तरह की लड़ी हो। बहुत थिक बैटल में हमने, मेरे इमीडिएट कमांडर थे मेजर नादर परवेज़, बहुत मशहूर ज़माना है, सितारा जुर्रत। और ये बाद में MNA रहे 2-3 मरतबा, और पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी रहे। तो ये मेरे इमीडिएट बॉस थे वहाँ, और इनकी बहादुरी को मैंने देखा। बल्कि मेजर नादर परवेज़ 4 और अफसरों के साथ जंगी कैदी कैंप से एक टनल के ज़रिए फ़रार होने में भी कामयाब हो गए। और हम कोई 10-11 लोग वहाँ पकड़े गए उस पर, हमारे साथ भी कुछ और फिर अलहदा सलूक भी हुआ। तो ये सारी बातें जो थी, ये एक मोटिवेशन थी जो मुझे मजबूर कर रही थी कि फ़ौज को ना छोड़ा जाए। लेकिन पेरेंट्स का दबाव था, तो मैंने बादले नाखास्ता पत्थर रख के पुलिस सर्विस ज्वाइन कर ली, और मैं फर्स्ट कॉमन बैच के साथ पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में आ गया। तो फिर जब आप पुलिस में आ गए तो माशाल्लाह से आपका, क्योंकि सर्विस का इतना अरसा है, कितना बरस आपने सर्व मैंने किया? कोई 35 साल पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में जॉब की है। सर कोई यादगार वाकया? बेशुमार यादगार वाक़यात हैं। मैंने अपनी सर्विस लाहौर से शुरू की, और लाहौर से ही पहले मुझे मेरी इम्पॉर्टेंट ड्यूटी जो थी वो 3 महीने के लिए जुल्फ़कार अली भुट्टो के साथ लग गई, उनके पर्सनल सिक्योरिटी स्टाफ में। अच्छा। वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, और जो उनके पर्सनल सिक्योरिटी स्टाफ के एक ऑफिसर थे, वो 3 महीने का एक सिक्योरिटी का कोर्स करने गए। तो उन्होंने कहा कि इसका आर्मी का भी बैकग्राउंड है, तो 3 महीने का मेक शिफ्ट अरेंजमेंट जो है, स्टॉप कैप, वो ये कर देगा। तो मैं 3 महीने उनके साथ रहा। जब वापस आया 3-4 महीने के बाद, उनकी गवर्नमेंट टॉपल हो गई और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो फिर मैं 3 महीने उनके साथ रहा, जो उनको एज एन एक्यूज्ड पर्सन जेल से लाता था और हाई कोर्ट में पेश करता था। अच्छा। तो ये एक पूरा चैप्टर है कि भुट्टो साहब को मैंने इक़्तिदार में कैसे देखा, और भुट्टो साहब को बतौर एक्यूज्ड पर्सन मैंने कैसे देखा। वाह सर, भुट्टो साहब के बारे में कोई ऐसी बात बताएं जो आम लोग ना जानते हो, क्योंकि आपने उनको बहुत करीब से देखा है। भुट्टो साहब की कोई एक बात नहीं है जो मैं आपको बताऊं, भुट्टो साहब की बेशुमार बातें हैं। भुट्टो साहब ने मेरे साथ बातें करते हुए तस्लीम किया कि उनसे गलती हुई थी। उन्होंने KP की, उस वक़्त KP की गवर्नमेंट को NWFT कहते थे जी, उस गवर्नमेंट को उन्होंने सैक कर दिया था, उन्होंने बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को सैक किया था। तो मुझे एक दिन ऐसे ही पूछने लगे कि आपके ख्याल में मैंने क्या गलतियाँ की। तो मैंने कहा जी मैं तो बहुत छोटे लेवल का एक बंदा हूँ, आप मुझसे इतना बड़ा
क्वेश्चन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप बताओ। तो मैंने कहा जी मेरे ख्याल में आपको फ्रंटियर की और बलूचिस्तान की गवर्नमेंट से हैक नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, कह दिया आपने। हाँ, तो मुझे कहते हैं आई थिंक यू आर राइट, इट रिक्वायर्ड अ पॉलिटिकल सोल्यूशन रादर देन अ मिलिट्री सोल्यूशन फॉर विच आई वेंट। तो लेकिन और बहुत सी बातें उन्होंने की। पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल का क्राइसिस दोबारा होंगे, पाकिस्तान को हैवी वाटर प्लांट नहीं मिलेगा फ्रांस से, और पाकिस्तान का ये सारा प्रोग्राम अफेक्ट होगा। तो इस तरह की बातें वो अक्सर करते थे। आते जाते कुछ ना कुछ रोज़ डिस्कस होता था। ठीक, व्यूअर्स, शौकत जावेद साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मगर यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वीकेंड विद फायजा बुखारी। हमारे आज के मेहमान हैं साबिक आईजी शौकत जावेद साहब, और हम उनसे अब, क्योंकि सर पुलिस में 35 बरस सर आपने जी तकरीबन, तो अब सर से पुलिस के हवाले से बात करते हैं। सर ये बताएं कि आपने अपने टेन्योर में ऐसे कौन से काम किए जिससे पुलिस के निज़ाम में बेहतरी लाई? देखिए, जब हमारा वक्त शुरू हुआ तो ये सर्विसेज जो थी ना, ये एक पर्क्स वाली और इज़्ज़त वाली नौकरियां होती थी। शाम को क्लब्स में जाते थे, टेनिस खेलते थे, स्क्वाश खेलते थे, गोल्फ खेलते थे। रफ्ता रफ्ता जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो पता चला कि मामला सख्त होते जा रहे हैं और डिफ़िकल्ट होते जा रहे हैं। और उसकी बड़ी वजह जो थी, एक वो पहले स्टार्ट हुई सेक्टेरियनिज़म से और उसको फॉलो किया टेररिज्म ने। तो आधी, मैं समझता हूँ वेरी सेफली कि आधी नौकरी तो हमारी सेक्टेरियनिज़म और टेररिज्म के साथ लड़ते लड़ते गुजर गई। वो किस तरह स्टार्ट हुआ तो बहुत लंबी कहानी है। हमें तो यार कहा जाता है जी व्हाट्सएप बहुत आपका महफूज है। बिल्कुल महफूज है, लेकिन व्हाट्सएप से जो महफूज नहीं है ना, जो उसकी ओनर्स हैं। अच्छा सर, सिर्फ व्हाट्सएप वालों तक जाएगा ना, मतलब पाकिस्तान नहीं, बाकियों को नहीं जाता। तो दुरुस्त है आपकी बात, लेकिन हर चीज़ का हमने एंटीडोट और कहीं ना कहीं हमने कोई रखा होता है हर एक ने। जैसे ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं कि बातचीत हम यहाँ कर रहे हैं और लोग, आदमी बैठा है वो सड़क पे, वहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है उसकी। सर आपको तो इन चीज़ों के बारे में, तो टेक्नोलॉजी ने मामला आसान भी कर दिए, मुश्किल भी कर दिए। अब आपने देखा है कि बहुत हीनियस क्राइम क्यों हो जाता है। कोई सीरियल रेप करने वाला शख्स है तो उसको टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम ट्रेस करते हैं। उसकी एक तस्वीर मिल गई, बस वो ख़त्म हो गई। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। बहुत मशहूर वाक़या हुआ चेरिंग क्रॉस में, जिसमें हमारे एक DIG कैप्टन मुबीन शहीद हो गए और उनके साथ एक SSP हमारे रज़ाक थे, वो शहीद हो गए वहाँ पे। ये 2 अफसरों की शहादत हुई। तो वहाँ से कैमरों ने एक शख्स को पकड़ा कि जो उसको जगह दिखा रहा है एक दिन पहले 24 घंटे, और अगले दिन फिर उन्होंने देखा कि वही शख्स और वही लड़का इंसिडेंट से चंद सेकंड पहले भी वहाँ मौजूद है। तो उस पर सस्पिशन हुई, उसका पीछा किया। तो बीडन रोड वाले कैमरे ने बताया कि बीडन रोड में एक मोटरसाइकिल खड़ी है, वो उस पर बैठा है और रेलवे स्टेशन की तरफ चला गया। अब रेलवे स्टेशन वाले कैमरे ने उसको पकड़ा और ये बताया कि वो लंडा बाज़ार की तरफ गया है और वहाँ कोई कैमरा नहीं है। अब लंडा बाज़ार के लोगों को जाके, पुलिस की कोई 50 टीमें थी रात को, इन्होंने जाके वहाँ के दुकानदारों को कहा कि भाई इसको जानते हैं, ये जो तस्वीर है वो उस वक्त तक बड़ी कर। तो उन्होंने कहा यस, ये तो यहाँ पे रेडी लगाता है। अच्छा। और पुराने कपड़े बेचता है। तो एक दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, तो तीसरे दिन वो आया तो वो लड़का नहीं था लेकिन कोई और था। अच्छा। तो उसको पकड़ा तो उसने कहा वो मेरा भाई है। तो उसने कहा किधर है? तो उसने कहा वो घर पे है। घर पे है, बिल्कुल। उसके जरिए आप तो उसके सो ये टेक्नोलॉजी ने अब काफ़ी चीज़ें आसान कर दी हैं। सही, जो थ्रेट सारी होती है मुख्तलिफ चीज़ों की सारी रिपोर्ट्स आप लोगों तक पहले पहुँच जाती है। मसलन मैं आपको बताता हूँ एक और बात। 3-4 साल पहले की बात है कि IB ने रिपोर्ट एक इनिशिएट की और मुझे होम डिपार्टमेंट से कहा गया कि
खलीफान के साथ जो आपने लोग पकड़े थे पाकिस्तानी accomplices 10-12 थे वो, अच्छा, जो उनको किसी ने मकान लेके दिया था, बिल्कुल, कोई उनके किसी साथ ना किसी तरह। उधर उनकी सपोर्ट करते थे और उनके साथी थे, उनको एंटी टेररिज्म कोर्ट ने 7 साल की सज़ा दी थी, कैद की। अच्छा, वो 10-12 लोगों को। हाँ जी। ओके, तो लेटर ये आया कि वो 10-12 अब 7 साल की सज़ा पूरी करके बाहर आ गए हैं। अच्छा, और हमने उनकी कॉन्वर्सेशन इंटरसेप्ट की है, तो वो कह रहे हैं कि आपको और फ़लाँ वज़ीर को और फ़लाँ अफसर को ये इंस्ट्रूमेंटल थे हमें पकड़ने में, हमें तो इनको मारना है। अल्लाह माफ़ी। तो उस दिन से ये मेरे घर के बाहर सिपाही खड़ा है। सर अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, बिल्कुल नहीं सर ये। अच्छा सर फिर ये इस तरह से होता है, इस तरह से लेकिन होता है, होना भी चाहिए। बाद में हमने पूरी ग्राउंड चेकिंग कराई, तो उन्होंने कहा कि यस हमने ये बात की ज़रूर थी, लेकिन अब हमारा कोई इरादा नहीं है टेररिज्म की तरफ जाने का। सर ऐसे लोगों को तो दोबारा अंदर डालना हाँ, हम चाहिए। अपने घरों में अब नहीं, अक्सर मकसद होता है कि इनकी रीहैब की जाए, रीहैब करके इनको यूज़फुल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी बनाया जाए। और ये आर्मी ने इस तरह के रीहैब सेंटर सवात में भी खोले हैं, वज़ीरिस्तान में भी खोले हैं, वहाँ हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर अरेस्टेड, और उनमें से फिर जो क्लियर होता जाता है उसको वो मेन स्ट्रीम में वापस जाने देते हैं। अच्छा, मास वाए उन लोगों को जिन्होंने कोई ब्लेटेंट किस्म की हरकतें की, किसी को कत्ल किया होता है, कहीं बम, उनको नहीं छोड़ते, लेकिन बाकियों को रीहैब करने की ज़रूरत होती है और वो करना भी चाहिए। कितनों को आप फांसियाँ देंगे, कितनों को आप बिल्कुल अंदर करेंगे। अच्छा सर, आपने क्योंकि पुलिस में भी काम किया, इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी काम किया, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको ज़्यादा अच्छा कहाँ पे काम करके लगा? नहीं, बात यह है कि पुलिस में जो लोग हमारे पास आते हैं वो डिस्ट्रेस में होते हैं, वो उन पर कुछ चीज़ हो चुकी होती है और वो मुश्किल में होते हैं, उनकी मदद करके डेफिनेटली ज़्यादा मज़ा आता है। इंटेलिजेंस में तो आप डेस्क जॉब कर रहे हैं ना, आपने टाई लगाई हुई है और आप वो लुई वुइटन का पहन के आ जाते हैं सुबह सुबह। हाँ, वहाँ तो अर्बन रिपोर्ट लिख दी और ईव्स ड्रॉपिंग कर ली, कहीं कुछ कर लिया, कहीं कुछ कर लिया, लेकिन ये काम ऐसे हैं पुलिस का जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही एक मुजाहिदाना काम है कि यहाँ आप पर्सन इन डिस्ट्रेस की मदद के लिए पहुँचते हैं। वो आपके पास, वो कहते हैं ना कि कोई अच्छी दुआ किसी को देनी हो तो वो ये कहना चाहिए कि अल्लाह मियाँ आपको पुलिस और डॉक्टर के पास ना लेके जाए। हाँ जी, क्योंकि इन दोनों के पास आप उस वक्त जाएंगे जब आप किसी मुश्किल में हैं, तो इनसे बचाए अल्लाह मियाँ आपको। तो मैंने जो वक्त पुलिस में गुजारा वो लोगों की जब मुश्किलात देखी और कईयों की हल की, कईयों की नहीं भी हुई होंगी हल, तो उसमें बहुत सेटिस्फेक्शन महसूस होती है इंसान को और वो समझता है मैंने कुछ किया। तो ये शाम को जब आप घर आते हैं तो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है कि मैंने आज सारे दिन में कुछ करके आया हूँ और कुछ लोगों के मसाइल हल किए। सर पुलिस की जो रेपुटेशन है वो बदकिस्मती से यहाँ पे कुछ खास अच्छी नहीं है। जैसे आपने कहा कि डॉक्टर पुलिस के पास को ना जाए, और लोग डॉक्टर के पास तो फिर भी जाना पसंद कर लेंगे या प्रेफर कर लेंगे, पुलिस के पास तो कोई भी नहीं जाना चाहता। नहीं फ़ायज़ा, बात ये है कि अब हालात वहाँ भी चेंज हो गए हैं। अब मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ कि आप जाए किसी थाने में, और बहुत सारे पुलिस ऐसे काम करती है जो स्ट्रिक्टली पुलिस फंक्शंस नहीं है। कोई गुम चीज़ हो गई है तो उसकी रिपोर्ट करानी है। अच्छा, आपने तो बेशुमार काम है जहाँ पे आपको पुलिस की रिपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने एक फ्रंट डेस्क बना दिया है। अच्छा, और फ्रंट डेस्क में यंग लड़के लड़कियाँ हैं जो IT ट्रेंड हैं, उनको 75,000 स्टार्टिंग सैलरी दी जाती है। अच्छा, और वो एक अच्छी एनवायरनमेंट वाली जगह पे बैठे हुए हैं वहाँ। तो आप जाते हैं तो 15-20 मिनट में आपका काम कर देते हैं, जो पहले आपको सिफारिश से कराना पड़ता था। लेकिन ऑल सेड एंड डन, यस डिफ़िकल्टीज़ अभी भी बहुत हैं पुलिस के बारे में। उसकी बेशुमार वजूहात हैं। पुलिस को हमेशा मिसयूज़ किया है हुकूमत वक्त ने। हुकूमत वक्त ना तो पुलिस को इंडिपेंडेंट करती है, ना उसको इम्पार्शियल होने देती है, ना उसको कॉम्पिटेंट बनाती है, ना उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करती है, ना उसको ट्रेनिंग देते हैं, ना उसको उसके रिक्वायर्ड फंड्स मुहैया किए जाते हैं। सर फंड्स बहुत कम है, मुझे ये पता चला। ये सारा इसलिए किया जाता है कि तमाम सियासी या मिलिट्री के जो भी लीडर्स हेल्म ऑफ द अफेयर्स पे होते हैं, वो दो अशख़ास के जो पावर्स हैं उनको एक्सरसाइज करना चाहते हैं, एक पटवारी के और एक SHO के। क्योंकि सारी जो हमारी रूरल एरियाज़ की
ताकत है, जो ताकत का सरचश्मा है, वो इन दो ऑफिसेज में मरकूज है। सो एवरीबडी वांट्स टू बी अ थानेदार एंड अ पटवारी, कि ये ताकत मेरे पास आ जाए। तो थानेदार ने अगर बात नहीं मानी तो इसको बदलवाओ, इसको कुछ करो। पटवारी ने नहीं मानी तो इसको बदलवाओ। तो अब गवर्नमेंट ने पटवारी का स्केल भी अच्छा कर दिया है, थानेदार का स्केल भी अच्छा कर दिया है। थानेदार अब और पटवारी भी अब भर्ती होते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए से। स्टाफ भी अच्छा आना शुरू हो गया। लेकिन इसके बावजूद आपने देखा होगा हाल ही में पुलिस वालों के साथ वो सफ़ेद कपड़ों में लोग हैं और वो एक सियासी जमात के वर्कर्स की गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। अभी ये कल परसों की बात है। तो ये इस तरह के वाक़यात जो हैं वो नहीं होने चाहिए। सर, बल्कि वो जो अभी रिसेंटली आप लोगों का एक सिपाही भी शहीद हुआ, उस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, बहुत सारे तो पॉलिटिशियंस की जानिब से कहा जा रहा है जी कि उनको हम शहीद क्यों कहें, वो शहीद नहीं था। इस तरह की वीडियोस आई हैं। मैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब से बिल्कुल इख्तलाफ करता हूँ इस बारे में। वो बेचारा वहाँ किसी के कहने पे गया था। बिल्कुल सर। और वो कहने पर जिसने भी उसको भेजा वो उसकी लेजिटिमेट कमांड थी। बिल्कुल। और उन्होंने किया क्या कि उसको एक काम करने के लिए जो लीगल तरीका था, अक्सर होता है कि पुलिस रेड कर देती है, वारंट वगैरह बाद में ले लेती है। अच्छा। हाँ, ये आज तक होता है, जो कि होना नहीं चाहिए। हाँ, बिल्कुल सर। लेकिन यही जिससे मैंने पहले कहा कि हम पुलिस में वो रिक्वायर्ड रिफॉर्म्स करने से कतराते हैं जिससे पुलिस इम्पार्शियल हो जाएगी, जिससे पुलिस पर हमारा कंट्रोल कमज़ोर हो जाएगा। और पुलिस अगर इम्पार्शियल होगी तो वो जिसको मर्जी फिर पकड़ सकती है। सर, खान साहब बहुत बातें करते थे पुलिस रिफॉर्म्स की, क्या वजह, वो क्यों नहीं कर पाए? मैं समझता हूँ कि खान साहब भी फेल हुए हैं इस मामले में। इससे पहली हुकूमतें भी फेल हुई हैं इस मामले में। और अगर कोई काम हुआ है तो वो मोहम्मद खान जुनेजो के ज़माने में हुआ है। अच्छा। 1985 में उन्होंने एक पुलिस की कमेटी बनाई थी और उसकी जो सिफारिशात थी वो आज तक एक बहुत लैंडमार्क सिफारिशात समझी जाती हैं। अच्छा। और दूसरी मरतबा सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने एक पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी बनाई जिसमें 8 रिटायर्ड आईजी और 8 सर्विंग आईजीज उनको बिठाया गया और वो खुद उन्होंने चेयर किया उस कमेटी को। अच्छा। और वो कमेटी ने अपनी सिफारिशात 2019 की फरवरी में सुप्रीम कोर्ट, ये बनी थी अंडर पाकिस्तान लॉ एंड जस्टिस कमीशन। तो 2 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की पुलिस रिफॉर्म्स की रिपोर्ट उन्होंने गवर्नमेंट को भेज दी। अच्छा। पाकिस्तान लॉ एंड जस्टिस कमीशन ने। तो जो सब्सिक्वेंटली उनके सक्सेसर्स आए, जस्टिस खोसा साहब आए, फिर जस्टिस गुलजार साहब आए, उन दोनों ने उस काम को मज़ीद आगे बढ़ाया, बहुत अर्करेज़ी के साथ आगे बढ़ाया। तो मैं समझता हूँ कि पुलिस रिफॉर्म्स अगर किसी हुकूमत ने करनी है, जो भी गवर्नमेंट इलेक्ट होके आए, उनको चाहिए कि वो दोनों वॉल्यूम्स वहाँ से मंगा लें। पक्की पकाई चीज़ एक उनके पास है। ये एक ऐसी चीज़ है जो 2-3 माह में इम्प्लीमेंट हो सकती है, या कम से कम उसको आप पटड़ी पे चढ़ा सकते हैं। इम्प्लीमेंट होते होते बेशक 5 साल लग जाए, लेकिन आप उस तरफ चल सकते हैं। और उसमें है क्या, उसमें एक इंडिपेंडेंट पावरफुल पुलिस कमांड है जो इम्पार्शियल है, जो प्रॉपरली ट्रेंड है, उसकी कैपेसिटी बिल्ड है, उसको फंड्स प्रॉपर दिए गए हैं और वो सर्विस ओरिएंटेड है। वो फोर्स नहीं है, वो सर्विस ओरिएंटेड पुलिस है। और उसमें एक अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज़्म दिया गया है कि किस तरह से बैरूनी अदारे पुलिस के ऊपर कंट्रोल करेंगे। उसमें पब्लिक सेफ्टी कमीशन है, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी है और एक क्रिमिनल जस्टिस कमेटी है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ये सारी चीज़ें उसमें मौजूद हैं। उसको मैं समझता हूँ हम बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, बहुत जल्दी होना चाहिए। अच्छा सर, क्योंकि अब प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है, हमारा आखिर में एक सेगमेंट होता है, मैं आपके सामने 4 नाम लूँगी, आपने उनकी एक खूबी और एक खामी बतानी है। ओ बेटा सर, पहला नाम है शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं मेरे नज़दीक, और जो काम जिसको करना चाहते हैं उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसको करके ही सांस लेते हैं। सर, ये तो खूबी हो गई उनकी, अब एक खामी बताएं। खामी ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक मेयर लेवल के काम से नहीं आगे जा सके। उनको सारा सेंट्रिक होते हैं वो एक शहर के ऊपर, अच्छा, बस उसी में करना है, और बाकी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को, बहुत सारी चीज़ों को वो इग्नोर कर देते हैं और वो अपने वज़रा को वो इख्तियारात नहीं देते जो उनको देने चाहिए
तो तमाम जो ताकत है वो मरकूज़ कर देती हैं एक शख्स में, और तो जितनी मर्जी अच्छी इंटेंशन हो उस शख्स की, वो फिर उस तरह से डिलीवर नहीं कर सकता। इमरान खान साहब, इमरान खान साहब देखें, इमरान खान साहब इस कौम की एक उम्मीद है, और लोग समझते हैं कि इनकी ज़ात में हमें कुछ मिलेगा, लेकिन इमरान खान साहब को लोग समझते हैं कि वो ईमानदार हैं और सिंसेरिटी ऑफ पर्पस है, तो ये तो उनकी खूबी होगी। खामी, और उनकी खामी ये है कि उनको 3.5 साल मिले और उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने 3.5 साल ज़ाया कर दिया। बिल्कुल। आसिफ अली जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब के साथ मुझे काम करने का मौका नहीं मिला, और लेकिन मैं फिर भी आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो बहुत अच्छे मैनिपुलेटर हैं। बिहाइंड द सीन बैठ के वो जोड़ तोड़ करते हैं। आम सुनने में आया कि जब बीबी वज़ीर आज़म थी तो वो भी जब टिकलिश मामला कोई आते थे तो आसिफ अली जरदारी साहब के सुपुर्द किया करती थी। सुनने में आया, खुद इसका मैंने नहीं इसको देखा। ठीक है जी। चले, ये खामी और खूबी दोनों ही हो गई उनकी। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब एक ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जो अपनी चीफ मिनिस्ट्री के ज़माने में हर डिपार्टमेंट में नज़र आते थे। अच्छा जी, हर डिपार्टमेंट में नज़र आते थे, खा वो तालीम है, वो सेहत है, 1122 है, नए हॉस्पिटल्स का बनाना है, एग्रीकल्चर है, लाइफ स्टॉक है, कुछ हर जगह पे वो नज़र आते थे। और ख़ामी उनकी ये है कि उन्होंने काम नज़र तो हर डिपार्टमेंट में आए, लेकिन जो बंदे उन्होंने वहाँ लगाए वो चुन चुन के निकम्मे लगाए। अच्छा सर, तो जो काम वो करना चाहते थे वो फिर हो नहीं सका। सर आखिर में आपका अपना नाम है, आपने अपनी एक खूबी बतानी और एक खामी। खूबी और खामी, मेरा ख्याल में मेरी तो खूबी और खामी लोग बताएंगे, मैं खुद तो नहीं बता सकता। हमने खुद ही रखा हुआ है, आपने खुद बतानी है। आपको क्या लगता है, आप में बहुत सारी खूबियाँ होंगी, लेकिन उसमें से एक खूबी और खामी भी है। मेरा ख्याल है कि मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता। माशाल्लाह, ये तो खूबी हो गई। और खामी? और खामियां तो बेशुमार होंगी। जो घर वाले सबसे ज्यादा कहते हो वो वाली बता दें, जो घर वाले मुझे कहते हैं कि बाहर तुम बड़े फन्ने खान हो, एक्चुअली तुम डरपोक हो। ये तो आपने राज ही अफशा कर दिया। सर बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम टाइम का, आप सब देखने वालों का शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मुझे दीजिए इजाजत अगले प्रोग्राम तक के लिए, तब तक अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।